हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल लेकर मैं आया हूं आपके सामने। और आज का टॉपिक है कृषि प्रधान। ठीक है, देखते हैं। नीड ऑफ द आवर इज टू मैक्सिमाइज पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब समय की जो मांग है, समय की जो आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर, जो समय की आवश्यकता है वो क्या है? वो इज टू मैक्सिमाइज मतलब बढ़ाना संभावना को। किस चीज़ की संभावना को? पॉसिबिलिटीज़ को, एग्रीकल्चर के पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाना। विच हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, जिसने दिखाया है अपनी उपयोगिता को, इट्स यूटिलिटी एंड रेजिलियंस। और रेजिलियंस का मतलब होता है कि एक ऐसा चीज़ जब आप खराब समय में जाते हैं और वापस फिर से अपने ही अच्छे समय में लौट कर आते हैं, जिसको लचीलापन हिंदी में कह सकते हैं आप। तो रेजिलियंस उसको कहा जाता है। तो देखिए, इट द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू रिटर्न क्विकली टू अ प्रीवियस गुड कंडीशन आफ्टर प्रॉब्लम्स। यानी कि द रेजिलियंस ऑफ द इकोनॉमी हैज़ कम एज ए सरप्राइज टू सम। ठीक है, तो समझ गए। एक लचीलापन जो होता है किसी भी चीज़ में, जैसे कोई आप देखते हैं रबर में जो लचीलापन होता है, उसको आप मोड़ दीजिए और फिर से वो वापस जो है वो सीधा हो जाता है। इसी तरह कई सारे ब्लेड वगैरह का जो है उसको आप मोड़ के जरा सा मोड़ते हैं, टूट मतलब उस स्थिति में जब जहाँ तक वो टूटे नहीं, और फिर उसको छोड़ देते हैं तो फिर से वही उसी स्टेज पर चला जाता है। तो रेजिलियंस का मतलब द क्वालिटी ऑफ something that is able to return quickly to a previous condition after problems। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ईयर 2019 एंड 2020, ठीक है ना, यानी कि 2019-2020 का जो ईयर है, साल जो है, इसने देखा है, विटनेस किया है। क्या देखा है? भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है ना, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ते हुए कितना प्रतिशत तक? 11.3% तक बढ़ते हुए देखा है एग्रीकल्चर सेक्टर को। एट करेंट प्राइसेस, यानी कि मौजूदा दर पर, मौजूदा कीमत पर जो है, ये मतलब कि 2019-2020 का जो साल है उसने देखा है, उसमें मतलब कि उसने विटनेस किया है, वो गवाह रहा है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करते हुए? ग्रो करते हुए, बढ़ते हुए कितना तक? 11.3% तक। ठीक है, जो कि कहीं ज़्यादा है, मोर देन द ओवरऑल एनुअल जीडीपी इंक्रीज ऑफ 7.9%। यानी कि जो ओवरऑल सारा मिला जुला कर, मतलब सारा एनुअल वार्षिक जीडीपी, यानी कि जीडीपी समझ जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें जो इंक्रीज आया है, जीडीपी में जो इंक्रीज आया है वो कितना का है? 7.9% का। यानी कि ये इंक्रीज जो है ये नाउन है, ठीक है ना, और वहाँ ग्रो जो है वो वर्ब है। लेकिन यहाँ जो इंक्रीज जो है, यहाँ 7.9% की जो वृद्धि हुई है जीडीपी में एनुअली, ठीक है ना, ओवरऑल जीडीपी में, उससे कहीं ज़्यादा है ये। ठीक है, यानी कि आप देख लीजिए 7.9 और 11.3, यानी कि 3.4% का ये जो है आपका अंतर है ये। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मेंबर रमेश चंद, यानी कि नीति आयोग का जो सदस्य है रमेश चंद, उनके अनुसार दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, ठीक है ना, कब? सिंस 1980-1981, यानी कि 1980 से 1980-81 के बाद से ये पहली बार है व्हेन फार्म सेक्टर ग्रोथ हैज़ एक्सीडेड, जब जो है कृषि आधारित क्षेत्र जो है, जो उसमें जो वृद्धि हुई है, यानी कि कृषि की जो वृद्धि हुई है, फार्म सेक्टर कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, हैज़ एक्सीडेड, वो बढ़ गया है, दैट ऑफ नॉन फार्म बाय सच अ वाइड मार्जिन। यानी कि वैन 1980-81 में जब मतलब ये सिंस 1980-81 के बाद ये पहली बार है जब, मतलब इस समय बता रहा है वैन, मतलब इस समय 2019-20 में, जब फार्म सेक्टर, यानी कि जब फार्म सेक्टर जो है ग्रोथ, जो है फार्म सेक्टर का ग्रोथ जो है, यानी कृषि क्षेत्र का जो ग्रोथ है, वृद्धि जो है, वो कहीं ज़्यादा बड़ा है दैट ऑफ नॉन फार्म। ये दैट ऑफ का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये दैट ऑफ जो है ये प्रोनाउन है, इसके लिए आया है, ग्रोथ ऑफ नॉन फार्म, ठीक है ना। तो दैट ऑफ नॉन फार्म बाय सच ए वाइड मार्जिन, इतना ज़्यादा मार्जिन से, ठीक है ना, इतने ज़्यादा मुनाफे से जो बढ़ा है, वो क्या कहा, मतलब कि ये जो फार्म सेक्टर में उसकी बात कर रहा है। मतलब ये किसके अनुसार है? ये रमेश चंद्र जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि ये पहली बार है 1980-81 के बाद से जब फार्म सेक्टर जो है वो एक्सीड कर गया, फार्म सेक्टर ग्रोथ जो है वो एक्सीड कर गया, मतलब वो कहीं आगे निकल गया दैट ऑफ नॉन फार्म, मतलब कि नॉन फार्म के ग्रोथ से, बाय सच ए वाइड मार्जिन, इतना ज़्यादा मार्जिन से, ठीक है,
बट दैट इज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। द करेंट फिस्कल, ये जो मौजूदा जो फिस्कल है, मौजूदा जो राजस्व वर्ष है, फिस्कल जो है, ठीक है, द अप्रैल जून क्वार्टर, मतलब ये जो अप्रैल जून क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल जून की जो तिमाही है, डेफिनेटली निश्चित रूप से कुड सी, ये जो करंट फिस्कल जो कि खास करके ये अप्रैल जून के क्वार्टर के बारे में बात कर रहा है, ये देख सकता है, यानी कुड मतलब यहाँ पर संभावना है, ये देख सकता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ को क्या करते हुए, सरपासिंग करते हुए, मतलब कि डूइंग बेटर देन अदर्स, मतलब कि सबसे बेहतर करते हुए, सरपासिंग दैट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इवन एट कांस्टेंट प्राइस। ये कांस्टेंट प्राइस मतलब करंट प्राइस, ठीक है ना, यानी कि ये जो मौजूदा कीमत पर जो है, यानी कि मौजूदा कीमत जो कि अभी चल रहा है, उस पर जो है नॉन एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है उसको सरपास करते हुए एग्रीकल्चर ग्रोथ देख सकता है। मतलब कि ये जो करंट फिस्कल है वो देख सकता है, ये अप्रैल जून का क्वार्टर डेफिनेटली निश्चित रूप से देख सकता है, क्या देख सकता है, एग्रीकल्चर ग्रोथ को सरपास करते हुए, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ को सरपास करते हुए, मतलब उससे ज़्यादा बेहतर रूप से आगे बढ़ते हुए देख सकता है ये अप्रैल जून का क्वार्टर, ठीक है ना। इवन एट कांस्टेंट प्राइसेस, यहाँ तक कि कांस्टेंट प्राइसेस में, मौजूदा प्राइसेस में, ठीक है ना, करंट प्राइसेस में। सिंपली पुट, सरल शब्दों में कहें तो एग्रीकल्चर इज बैक टू बीइंग द इकोनॉमीज मेनस्टे। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये जो है एग्रीकल्चर जो है वो वापस लौट आया, इज बैक टू बीइंग द इकोनॉमीज मेनस्टे। मेनस्टे का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है ये, मतलब कि एग्रीकल्चर अब जो है वापसी हो रहा है, एग्रीकल्चर जो है वो आ गया है, बैक हो गया है, वापस आ गया है टू बीइंग द इकोनॉमीज मेन स्टे, इकोनॉमी का मेन स्टे बनने के लिए, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इंडीड, और सच में, वास्तव में, द ओनली सेक्टर, केवल एकमात्र ही एक सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है, किसके बीच, एमिड अ नेशन वाइड लॉकडाउन, यानी कि नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा जो रहा है, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, उसके बीच जो एकमात्र यही सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है। वन इंडिकेटर इज वेट प्रोक्योरमेंट, एक इंडिकेटर संकेत जो है वो क्या है, गेहूं की खरीद है। प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोक्योर करना, मतलब ग्रहण करना, उसको खरीदना, ठीक है, तो वो है वेट प्रोक्योरमेंट, गेहूं की खरीद है, ठीक है ना, एक इंडिकेटर है। एज ऑन May 1, जैसे कि May 1 में देखेंगे आप, गवर्नमेंट एजेंसी, जो सरकारी एजेंसी है, हैड बॉट, उसने खरीदा है कितना, 14.3 मिलियन टन्स ऑफ द न्यू क्रॉप, यानी कि नए फसल का 14.3 मिलियन टन्स खरीदा है सरकारी एजेंसी ने, जो कि बराबर है इक्विवेलेंट टू अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैल्यू ऑफ ओवर 27,500 करोड़, यानी कि जो कि बराबर है 27,500 करोड़ रुपए के मूल्य के, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होते हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होते हैं, उसके बराबर का है ये, विथ अनदर 20 मिलियन टन, और जो है अन्य जो, मतलब कि इसके अलावा जो अनदर 20 मिलियन टन जो है लाइकली टू बी, जिसकी संभावना है खरीदे जाने की, प्रोक्योर किए जाने की, बाय मंथ एंड, यानी कि इस महीने के अंत में। फार्मिंग एक्टिविटी बीइंग रिलेटिवली अनअफेक्टेड इज, देखिए ये जो इज जो है ना, ये मेन वर्ब है यहाँ का, ठीक है, लेकिन ये बीइंग जो है ना, इसका मतलब भी है होता है, इसका मतलब भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बता रहा है रिलेटिवली अनअफेक्टेड, मतलब अपेक्षाकृत अप्रभावित फार्मिंग सेक्टर या फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि ये जो फार्मिंग कृषिगत जो गतिविधि है जो कि अपेक्षाकृत अनअफेक्टेड रहा है, ठीक है ना, अभी तक, बीइंग रिलेटिवली अनअफेक्टेड इज, ये जो फार्मिंग एक्टिविटी है, इज ऑल्सो कैप्चर्ड, ये दिखता है कहाँ से, अनअफेक्टेड जो रहा है वो ऑल्सो कैप्चर्ड बाय रिटेल फर्टिलाइजर सेल्स, ये जो है इसकी जो पुष्टि होती है कहाँ से, रिटेल फर्टिलाइजर सेल्स से भी, जो कि बढ़ा है 45% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में साल दर साल के दर से, यानी कि 45% की वृद्धि हो रही है उसके बिक्री में, ठीक है ना, रिटेल फर्टिलाइजर्स के बिक्री में, ठीक है ना। अब
ऑब्वियस सा है, अगर रिटेल फर्टिलाइजर मतलब खुदरा व्यापार जो अगर नहीं होगा फर्टिलाइजर्स का, अगर फर्टिलाइजर्स नहीं बिकेगा, अगर फर्टिलाइजर्स में सेल तब बढ़ता है जब फार्मिंग एक्टिविटी हो, अगर फार्मिंग एक्टिविटी ही नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि फर्टिलाइजर्स खरीदे नहीं जाएंगे, और खरीदे नहीं जाएंगे तो बिक्री उसकी होगी नहीं। तो यहाँ जो कर रहा है ये चीज़ जो है, ये बता जो रहा है ये एडिटोरियल, वो ये बता रहा है कि फार्मिंग एक्टिविटी जो कि अपेक्षाकृत अनअफेक्टेड रहा है, अप्रभावित रहा है, ये बात इससे भी सिद्ध होता है, इज ऑल्सो कैप्चर्ड बाय रिटेल फर्टिलाइजर सेल्स। ये जो रिटेल फर्टिलाइजर्स के सेल्स से भी जो है पुष्टि होती है इसकी, जो कि बढ़ रहा है 45% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल में 45% की दर से बढ़ रहा है। एंड इफ द मॉनसून टर्न्स आउट नॉर्मल एज फोरकास्टेड, और यदि मॉनसून जो है नॉर्मल रहता है, टर्न्स आउट मतलब उभर कर सामने आना, ठीक है ना, या सामने आना, अगर मॉनसून जो है रहता है नॉर्मल सामान्य जैसा कि फोरकास्ट किया गया था, एज फोरकास्ट जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट ब्लीक फॉर एग्रीकल्चर, जब तब चीजें जो है उतना ज्यादा ब्लीक नहीं लग रहा है, उतना ज्यादा धुंधला नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम थिंग्स आर नॉट लुकिंग ब्लिक फॉर एग्रीकल्चर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चीज़ें जो है धुंधली नहीं नज़र आ रही है, मतलब साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम आप ये कहेंगे थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट ब्लिक फॉर एग्रीकल्चर, तब हम बोलना चाहेंगे कि चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा धुंधली नहीं नज़र आ रही जितना कि हम सोच रहे थे, ठीक है ना, ठीक है धुंधली है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट ब्लिक फॉर एग्रीकल्चर। और इसको अगर तुलना करें, कॉन्ट्रास्ट दिस विद द जीरो डोमेस्टिक कार सेल्स लास्ट मंथ, अगर इसकी तुलना करें पिछले मंथ के जो डोमेस्टिक घरेलू कार सेल्स जो हुई है, मतलब कार की बिक्री हुई है वो जीरो हुई है, ठीक है ना, अगर उसकी तुलना करें, अगर दोनों को अगर कंपेरिजन करें तो, या कॉन्ट्रास्ट करें। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर डूइंग वेल, ये फिर देखिए उसी टाइप का है ना, बीइंग रिलेटिवली अनअफेक्टेड इज ऑल्सो उसी टाइप का यहाँ भी है, एग्रीकल्चर डूइंग वेल, यानी कि एग्रीकल्चर का यानी कृषि का अच्छा करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यानी कृषि इज इंपॉर्टेंट नहीं है, कृषि का अच्छा करना यानी कि कृषि के क्षेत्र में अच्छा होना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बोथ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई नियंत्रण के नज़रिए से, मतलब दोनों के नज़रिए से, तो बोथ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी कि महंगाई कंट्रोल यानी कि महंगाई नियंत्रण के स्टैंड पॉइंट मतलब नज़रिए से। अब इसमें देखिए ब्रैकेट में क्या कर रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड यानी कि पर्याप्त आपूर्ति फूड का यानी खाद्य का, फीड का चारा का, फाइबर का, along with low oil prices, साथ साथ में ऑयल प्राइसेस जो है वो कम होना चाहिए। मैक्स इट ईजियर, ये मैक्स जो है ना इसके लिए आया है, किसके लिए आया है, ये सप्लाई के लिए आया है ये, ठीक है, ये जो है आपका सब्जेक्ट है, ये सारा सब सब्जेक्ट अगर होता ना तो यहाँ पर मैक हो जाता, ठीक है ना, अगर ये कहते हैं केवल एडिक्वेट फूड फीड एंड फाइबर अलॉन्ग विथ, ठीक है, तब ये मैक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सप्लाई आपका सब्जेक्ट है, तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड फीड एंड फाइबर अलॉन्ग विथ लो ऑयल प्राइसेस, इसका कोई मतलब नहीं रहता है मतलब कि वर्ब के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है along with एज वेल एज टुगेदर with ये सब का जो है मतलब इस वर्ब से कोई नहीं रहता, ये इसका जो है इस वर्ब का केवल मतलब होता है आपके मतलब कि सब्जेक्ट से, जो पहला सब्जेक्ट का जो वर्णन किया गया है वहाँ पर। तो मैक्स इट ईजियर, ये आसान बना देगा, मतलब कहीं सहज बना देगा किसके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, क्या करने के लिए ईजियर बना देगा ये कि वो जो है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी कि एकोमोडेटिव समझते हैं, एकोमोडेटिव क्या होता है, एकोमोडेटिव कह सकते हैं आप एक उदार टाइप का, एक ऐसा चीज जैसे बहुत आदमी एकोमोडेटिव होता है मतलब कि बड़ा उदार होता है, बड़ा वो सब की बात रखना चाहता है, ठीक है। एकोमोडेटिव का मतलब देखिए विलिंग टू फिट इन विथ समवन विशेस और नीड्स, मान लीजिए किसी का विश है या किसी का नीड्स है, उसके साथ चाहते हैं कि आप उसमें फिट बैठे, ठीक है ना, तो जैसे एक ये है, शी वॉज अंडरस्टैंडिंग पैसेंट एंड एकोमोडेटिव एंड ऑलवेज हैड अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, और हमेशा उसके पास ना कोई मतलब कि सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम्स का, ठीक है।
फाइनेंस में देख लीजिए, एकोमोडेटरी का मतलब इंटेंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट को कम करके जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, तो वो भी एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी होता है। यानी कि फाइनेंशियल तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी में जब करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को घटा देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट घटाते हैं तो मार्केट में जो है बहुत सारे नकदी, बहुत सारे जो पैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो जिससे जो है फिर से जो है अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती है। तो यही चीज़ जो है, ये अगर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड होगा, फीड होगा, फाइबर होगा और अलॉन्ग विथ लो ऑयल प्राइसेस जो है, ये ईजियर बना देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि वो परस्यू कर सके, वो फॉलो कर सके एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है ना, उदार मॉनेटरी पॉलिसी को, ठीक है। एंड रिवाइविंग स्पेंडिंग, और स्पेंडिंग को फिर से चालू करना, फिर से पुनर्जीवित करना, एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब खर्च जो है, सरकारी खर्च जो है फिर से शुरू करना। अब देखिए कॉमा में ब्रैकेट में क्या है, फार्मर्स एंड रूरल लेबरर्स, ये कह रहा है क्या, फार्मर्स जो किसान होते हैं और जो ग्रामीण श्रमिक होते हैं, ग्रामीण श्रमिक, ठीक है ना, हैव हाइयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी, उसके पास जो है ना एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल मतलब समझ लीजिए पहले, मार्जिनल का मतलब होता है अत्यंत कम कह सकते हैं, ठीक है, या बहुत ही कम, देखिए वेरी स्मॉल इन अमाउंट और इफेक्ट, अत्यंत कह सकते हैं। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट देयर हैज ओनली बीन अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर में, ठीक है ना। और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपको कह सकते हैं प्रवृत्ति, रुझान। If someone has a propensity to behave in a particular way or prefer a particular thing, they are likely to behave in that way or like that thing, ठीक है ना, मतलब किसी का अगर जो है प्रोपेंसिटी है कि वो जो है इस टाइप से बिहेव करे, तो वो जो है मोस्ट संभावना, ज़्यादातर संभावना ये है कि वो उसी टाइप से ही बिहेव करेगा, यानी कि प्रवृत्ति होता है, ठीक है ना। जैसे लो फेयर्स जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग, वो बढ़ा रहा है लोगों की प्रवृत्ति को, लोगों की रुझान को, कि वो ट्रैवल करे फर्दर आगे भी, मतलब एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये जो रिवाइविंग स्पेंडिंग है, तो उसके बाद जो है एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है एडिटोरियल के द्वारा कि फार्मर्स और रूरल जो लेबरर्स होते हैं उसको हाइयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी होता है। प्रोपेंसिटी किस चीज़ का, कंज्यूम करने का, खपत करने का, कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई चीज़ आ रहा है तो वो खपत करने का जो प्रोपेंसिटी होता है उसका हाइयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी होता है। मार्जिनल मतलब बहुत ही कम, ठीक है, और हाइयर मतलब उच्च, बड़ा पैराडॉक्सिकल है यहाँ पर। तो हाइयर मार्जिन मतलब बड़ा, बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल मतलब बहुत ही कम मतलब प्रवृत्ति होती है कंज्यूम करने की, ठीक है ना, किसको, फार्मर्स और रूरल लेबरर्स को, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो अ फैक्ट, लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि फार्म सेक्टर जो है, दैट द फार्म सेक्टर कैन नॉट सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि फार्म सेक्टर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकता है बियॉन्ड अ पॉइंट, एक हद तक, मतलब एक हद के बाद जो है, एक हद के परे जो है, एक सीमा के परे जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता इकोनॉमिक ग्रोथ को। और नाबार्ड सर्वे, एक नाबार्ड सर्वे आया था 2016-17 में, उसके अनुसार जो है वो दिखाया है, क्या दिखाया है कि केवल 43% ऑफ द एवरेज मंथली इनकम किसका, ऑफ इवन द कंट्रीज एस्टिमेटेड, अब इवन द कंट्री इज एस्टिमेटेड 10 करोड़ प्लस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, ठीक है ना, यहां तक आप पढ़िए पहले, यानी कि अनुमानित 10 करोड़ से ज्यादा कृषक परिवार, ठीक है ना, अनुमानित 10 करोड़ से ज्यादा कृषि से संबंधित या कृषक परिवार, ठीक है, देश का, ठीक है ना, कंट्री का, यहाँ तक कि, यहाँ से पढ़िए, इवन द कंट्रीज, यहाँ तक कि देश का अनुमानित 10 करोड़ से ज़्यादा कृषक परिवार का एवरेज मंथली इनकम, यानी कि औसत मासिक आय का 43% जो है, केवल 43% जो है वो कहाँ से आया, वो आया कल्टीवेशन से, खेती से, और लाइव स्टॉक रेयरिंग से। लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होता है, लाइव स्टॉक रेयरिंग मतलब पशुपालन से, यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि देश का जो अनुमानित 10 करोड़ से ज़्यादा कृषक परिवार का जो औसत मंथली इनकम है, जो मासिक आय है, उसका 43% ही, मात्र 43% ही, ठीक है ना, केवल 43% ही, ठीक है, वो आया कहाँ से, कल्टीवेशन से और लाइव स्टॉक रेयरिंग से। बाद बाकी
57% कहाँ से आ रहा है वो देखिए। द ग्रोथ ऑफ नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो ग्रोथ है नॉन एग्रीकल्चर यानी कृषि के अलावा जो जितने भी है, तो मान लीजिए वृद्धि जो है द ग्रोथ ऑफ नॉन एग्रीकल्चर मतलब गैर कृषि, ठीक है ना, इज इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्व्स, मतलब फार्मिंग फैमिलीज खुद के मतलब उसके लिए ही, ठीक है ना। मैनी ऑफ विच, उनमें से ज़्यादा जो है उनके मेंबर्स होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, मतलब ये जो फार्मिंग फैमिलीज के जो मेंबर्स होते हैं ज़्यादा उनमें से ज़्यादातर के वो क्या कर रहे हैं, डिराइविंग इनकम्स, वो जो है प्राप्त कर रहे हैं आय कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग से और सर्विस सेक्टर्स जॉब से कर रहे हैं वो, ठीक है ना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से और सर्विस सेक्टर जॉब से कर रहे हैं। मेनी ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स, यानी कि ज़्यादातर, ठीक है ना, ज़्यादातर जो माइग्रेंट प्रवासी जो श्रमिक हैं वो या तो फंसे हुए हैं या इधर स्ट्रेंडेड और रिटर्निंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड सिटीज़, वो या तो इंडस्ट्रियल सेंटर से यानी कि औद्योगिक केंद्रों से और सिटीज़ से लौट रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन के बाद। और ये जो है मेनी माइग्रेंट लेबरर्स जो है यहाँ पर जो है इसका मेन वर्ब आ गया, बिलोंग टू रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज़, वो किससे संबंधित हैं, वो किससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो ग्रामीण जो कृषि समुदाय से हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं वो। गिवन दैट मतलब कंसिडरिंग दैट, इस पर विचार करते हुए कि सारे कोई, नॉट एवरीवन कैन बी गैनफुली एम्प्लॉयड इन फार्म्स, कि सारे कोई जो है उसे मतलब कि फार्म्स में यानी कि कृषि में, ठीक है ना, उसको यूज़ नहीं किया, उसका प्रयोग मतलब कि उसका यूज़ यानी कि एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है लाभकारी तरीके से। इसको समझना पड़ेगा आपको फिर से। कंसिडरिंग दैट या गिवन दैट मतलब इस बात पर विचार करते हुए कि नॉट एवरीवन, सब कोई को जो है उसको जो है गैनफुली एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, कहाँ पर, फार्म्स में। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, ये जो है एक फ्रेज है, एक इडियम्स है, ठीक है ना, हम आपको बताते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे हेड बैक टू वर्क अवे फ्रॉम देयर होम्स, मतलब अवे फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर से दूर जो है वो फिर से वापस लौटेंगे ही, ठीक है। ये और ये जो है मैटर ऑफ टाइम है बस। आइए देखते हैं इट्स मैटर ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। ये देखिए ये एक मतलब कि इडियम है मैटर ऑफ टाइम। ये कहा जाता है इफ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल समथिंग हैपन्स, यदि मतलब ये केवल एक मैटर ऑफ टाइम है जब तक कि कुछ घटता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज सर्टेन टू हैपन, ये निश्चित रूप से घटेगा, बट यू डू नॉट नो व्हेन इट विल हैपन, लेकिन आप नहीं जानते ये कब घटेगा, ठीक है ना। ये निश्चित रूप से आएगा लेकिन आप नहीं जानते ये कब आएगा, ठीक है। जैसे एक वाक्य भी दिए हम, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही इज फोर्स्ड टू रिजाइन, वो जो है रिजाइन करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो है समय की बात है, समय ही बताएगा ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा है कि गिवन दैट नॉट एवरीवन कैन बी गैनफुली एम्प्लॉयड इन फार्म्स, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे, मतलब बिफोर दे का मतलब क्या हुआ, जो लेबरर्स हैं, ठीक है, या फार्मर्स हैं, ठीक है ना, तो बिफोर दे हैड बैक टू वर्क, यानी कि फिर से वो वापस जाएंगे काम में, अवे फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर से दूर। आगे बढ़िए, दैट सेट, ये दैट सेट का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। दैट सेट का मतलब होता है हैविंग सेड दैट या इवन सो, याद रखिएगा, हैविंग सेड दैट या इवन सो, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहने के बावजूद, मतलब वो चीज़ तो कहें इसके बावजूद, ठीक है ना। हैविंग सेड दैट मतलब इसके कहने के बावजूद। आगे हम दिखाई देते हैं आपको। दैट सेड या हैविंग सेड दैट एक इडियम है जिसका मतलब डिस्पाइट व्हाट हैज़ जस्ट बीन सेड, जो अभी जस्ट कहा गया है उसके बावजूद, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण दिए, ही फॉरगेट्स मोस्ट थिंग, वो सारा कुछ भूल जाता है, ज़्यादातर जो है वो भूल जाता है, बट हैविंग सेड दैट, लेकिन यह कहने के बावजूद जो है ही ऑलवेज रिमेंबर्स माई बर्थडे, वो जो है मेरा बर्थडे हर हमेशा याद रखता है, यानी कि इवन सो, ठीक है ना। और ये इसका मतलब फिर भी, तब भी, जो भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है, फिर भी या इसके बावजूद। द नीड ऑफ द आवर, जो अभी समय की जो मांग है, जो आवश्यकता है, वो क्या है, इज टू मैक्सिमाइज द पॉसिबिलिटी, ये जो है पॉसिबिलिटीज को मैक्सिमाइज करे, मतलब कि उसकी संभावना को बढ़ाए, इन अ सेक्टर, इस सेक्टर में, विच हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स यूटिलिटी, जिसने अपने यूटिलिटी को दिखाया है और रेजिलियंस को दिखाया, इन कब, इन ट्राइंग टाइम्स, मतलब विपत्ति के समय में, मतलब कि एक खराब समय में इसने क्या दिखाया है, यूटिलिटी और रेजिलियंस को दिखाया है।
द फोकस शुड बी ऑन द कमिंग खरीफ क्रॉपिंग सीजन। ये जो ध्यान होना चाहिए किस पर, शुड बी ऑन द कमिंग, आने वाला जो खरीफ क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ और रबी होता है, तो आने वाला जो खरीफ क्रॉपिंग सीजन है, फसल का जो सीजन है, मौसम है, उस पर ध्यान होना चाहिए। स्पेशली खास करके इंश्योरिंग टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स, खास करके सुनिश्चित करना समय पर उपलब्धता किस चीज़ की, सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, क्रेडिट की मतलब पैसे की, नकदी की, ठीक है, और दूसरे अन्य इनपुट्स की। इनपुट्स मतलब अभी बताते हैं, इनपुट्स मतलब और जो सामान होते हैं। द लेटर इंक्लूड्स, यानी कि ये जो अदर इनपुट्स में क्या हो गया, उसमें शामिल कौन कौन है, लेबर और मशीन शामिल है। हुज मूवमेंट, जिसका आवाजाही जो है उसको सही तौर पर जो है उसको छूट दे दी गई थी फ्रॉम लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन, या लॉकडाउन के जो प्रतिबंध है उससे उसको छूट दे दी गई थी। द गवर्नमेंट शुड सीरियसली कंसीडर स्टार्टिंग, देखिए यहाँ पर देखिए कैसे है, द गवर्नमेंट जो है उसे गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। यहाँ आपका मेन वर्ब हो गया आपका शुड ऑल्सो कंसीडर, सीरियसली कंसीडर। लेकिन इसके बाद भी जो है यहाँ पर ये देखिए स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग है यहाँ पर आपका पार्टिसिपल, यानी कि इसको ऐसे पढ़िए, तो गवर्नमेंट जो है उसे गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, क्या करने के लिए, स्टार्टिंग मतलब शुरू करने के लिए, ठीक है ना, एट द अर्लियर, जल्द से जल्द, क्या शुरू करना, स्पेशल ट्रेन को शुरू करने के विचार, ठीक है ना, वो मतलब गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। किसके लिए, फॉर लेबरर्स के लिए, जो कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन में और अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशन में शामिल है, ठीक है, यानी कि जो पैडी मतलब क्या होता है, धान, और ट्रांसप्लांटेशन धान रोपाई जिसको कह सकते हैं, जो शामिल है होते हैं किसमें, धान रोपाई जैसे चीज़ों में और अन्य कृषिगत या कृषि संबंधित कार्यों में। दिस इज ऑल्सो द टाइम टू फ्री फार्म प्रोड्यूस ट्रेड, यह ऐसा भी समय है जब आप जो है मुक्त कर सकते हैं फार्म प्रोड्यूस ट्रेड, यानी कि फार्म से कृषिगत जो उत्पाद होता है, उसका जो कृषिगत उत्पाद का जो व्यापार होता है उसको फ्री करने का भी टाइम है। कैसे, बाय लिफ्टिंग ऑल रेस्ट्रिक्शंस, कैसे, बल्कि सब रेस्ट्रिक्शन, सब प्रतिबंध को हटाकर, जो कि स्टॉकिंग में लगे रहते हैं, ये जो स्टॉकिंग में जो प्रतिबंध है, डोमेस्टिक मूवमेंट पर प्रतिबंध है और एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध, तो उसको जो है हटाकर जो है आप फार्म प्रोड्यूस ट्रेड को जो है फ्री कर सकते हैं। लेट इंडियन फार्मर्स, लेट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना, ठीक है ना, तो लेट इंडियन फार्मर्स फीड द वर्ल्ड नॉट जस्ट इंडिया, यानी कि इंडियन फार्मर्स को जो है ना केवल इंडिया को बल्कि दुनिया को जो है खिलाने दें या पेट भरने दें। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल ऐसे तो मतलब कि कंटेंट वाइज बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन आपको इसको जो इंग्लिश के तौर पर जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है वो कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।